आज हम झारखंड की एक ऐसी जगह की गहराई से पड़ताल करने जा रही हैं जिसे हमारे स्रोत प्रकृति का हृदय कह रहे हैं। हमारे पास लातेहार की जो तस्वीरें और जानकारी है वो वाकई एक ऐसी कहानी सुनाती हैं जहां घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे झरने, पुराने किले और सदियों पुरानी परंपराएं सब एक साथ सांस लेती हैं। और ये सिर्फ मतलब एक टूरिस्ट गाइड जैसा नहीं होने वाला। इन स्रोतों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी जगह की पहचान सिर्फ उसके भूगोल से नहीं होती, बल्कि उसके इतिहास, वहाँ रहने वाले लोगों, उनकी संस्कृति और आज के जो आर्थिक दबाव हैं उनके बीच के टकराव से बनती है। और लातेहार वो इसी टकराव और संगम की एक बेहतरीन मिसाल है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक कर खोलते हैं, देखते हैं कि लातेहार की जमीन में ऐसा क्या है जो इसे इतना जटिल और साथ ही इतना खूबसूरत बनाता है। तो सबसे पहले इसे नक्शे पर देखते हैं। लातेहार है कहाँ और इसकी भौगोलिक पहचान क्या है? लातेहार जो है वो झारखंड के पश्चिमी हिस्से में है। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक कह सकते हैं कि नया जिला है। इसे 4 अप्रैल 2001 को पुराने पलामू जिले से अलग करके बनाया गया था। अच्छा, 2001 में? हाँ, इसका एरिया करीब 3600 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। इसकी जो असली पहचान है वो है इसका पठारी इलाका होना। पठारी इलाका, जब हम ये सुनते हैं तो मन में एक ऊंची नीची पथरीली जमीन की तस्वीर बनती है। पर इसका वहां के जीवन पर क्या असर पड़ता होगा? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये मौसम अच्छा रहता है? देखिए, सुहावना मौसम तो बस एक नतीजा है। असल में इस पठारी भूगोल ने ही लातेहार का पूरा पूरा चरित्र गढ़ा है। ऊंचाई की वजह से यहाँ की हवा में नमी रहती है, जो घने जंगलों को पनपने में मदद करती है। ओके। और यही जंगल यहाँ के आदिवासी समुदायों की जीवन रेखा है। यही ऊंची नीची जमीन नदियों को एक तेज रफ्तार देती है, जिससे झरने बनते हैं। और यही अलग थलग भूगोल था जिसने ऐतिहासिक रूप से यहाँ की जनजातियों को अपनी अनूठी संस्कृति बचाए रखने में मदद की। तो ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये लातेहार की कहानी का पूरा मंच है। वाह, मतलब जमीन की बनावट ही वहां की संस्कृति और इतिहास की नींव है। और जब आपने मंच की बात की तो मुझे एक नाम याद आ रहा है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहते हैं, नेतरहाट। ये नाम ही कितना शाही लगता है। बिल्कुल। और झारखंड का शिमला भी। ये उपनाम अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। जब वो मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगहों की तलाश में थे तो उन्हें नेतरहाट मिला। करीब 3700 फीट की ऊंचाई पर बसा ये हिल स्टेशन आज भी अपनी उसी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता है। मैंने यहाँ की मैग्नोलिया पॉइंट के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि वहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। क्या ये सिर्फ एक सुंदर व्यू है या इसका कोई और मतलब भी है? ये सिर्फ एक व्यू से कहीं ज्यादा है। आप सोचिए, एक विशाल पठार के किनारे पर खड़े होकर आप सूरज को घाटी से धीरे धीरे ऊपर उठते भी देखते हैं। उस पल में आपको प्रकृति की विशालता का और अपनी मौजूदगी का एक अलग ही एहसास होता है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा है। इसके अलावा वहाँ के जो चीड़ के जंगल हैं और नाशपाती के बगीचे, वो उस जगह को एक खास सुगंध और माहौल देते हैं। ये प्रकृति का शांत और सौम्य रूप है। शांत और सौम्य। लेकिन मैंने सुना है कि लातेहार में प्रकृति का एक बहुत ही रौद्र, एक शक्तिशाली रूप भी है। किसी झरने की बात हो रही है जो राज्य का सबसे ऊंचा झरना है? हाँ, आप लोध जलप्रपात की बात कर रही हैं। उसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। अगर नेत्रहाट प्रकृति की कविता है तो लोध जलप्रपात उसकी गर्जना है। वो 468 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी है। वो सिर्फ एक झरना नहीं, वो प्रकृति की अदम्य शक्ति का प्रदर्शन है। 468 फीट! ये तो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। और हमारे स्रोतों में एक बड़ी रहस्यमयी बात लिखी है कि झरने के नीचे जो कुंड बना है उसकी गहराई आज तक कोई माप नहीं सका है। ये सुनने में किसी लोक कथा जैसा लगता है। और यही बात इसे और भी आकर्षक बनाती है। ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के बारे में सब कुछ नहीं जानते। इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है। ब्रिटिश काल में यहाँ एक लाट बंगला या कहिए गवर्नर का गेस्ट हाउस हुआ करता था। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर यहाँ इस झरने की भव्यता देखने और शिकार खेलने आते थे। तो ये जगह सुंदरता, रहस्य और इतिहास का एक संगम है। तो एक तरफ नेत्रहाट की शांति और दूसरी तरफ लोध फॉल्स की शक्ति, और इन दोनों के बीच बसता है वन्य जीवन। हम बेतला नेशनल पार्क को तो भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1986 में अधिसूचित किया गया था। ये पलामू टाइगर रिजर्व का एक बहुत ही जरूरी कोर एरिया है। यहाँ आपको बाघ, हाथी,
बाइसन यानी गौर और हिरणों के झुंड दिख सकते हैं। लेकिन बेतला का महत्व सिर्फ इसके जानवरों से नहीं है। मैं समझ गई आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने भी स्रोतों में पढ़ा और मैं हैरान रह गई कि दुनिया की पहली बाघ गणना यहीं हुई थी। ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये बेतला को विश्व के संरक्षण इतिहास में एक खास दर्जा देता है। 1932-34 में जब दुनिया के कई हिस्सों में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात शुरू भी नहीं हुई थी, तब यहाँ के वन अधिकारियों ने पगमार्क यानी बाघ के पंजों के निशानों से उनकी गिनती करने की वैज्ञानिक विधि विकसित की। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि वन्यजीव विज्ञान की एक प्रयोगशाला रहा है। आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। ये इस जगह की विरासत को दिखाता है। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिर्फ धैर्य और जमीनी ज्ञान के आधार पर इतना बड़ा काम किया गया। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि हम आज इतनी तकनीक के होते हुए उस विरासत को कितनी अच्छी तरह संभाल रहे हैं, खासकर तब जब इसी इलाके में माइनिंग का दबाव बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये दिखाता है कि कैसे जंगल का इतिहास इंसानी इतिहास से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि इसी जंगल के पास इतिहास की एक और परत छिपी है जो चेरो वंश के राजाओं से जुड़ी है। मैं पलामू किले की बात कर रही हूँ। सही पकड़ा आपने। बेतला पार्क के पास ही औरंगा नदी के किनारे ये 2 किले हैं, पुराना और नया। ये सिर्फ खंडर नहीं है, ये उस दौर की कहानी कहते हैं जब चेरो राजा इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति हुआ करते थे। जो नया किला है वो राजा मेदिनी राय ने बनवाया था, जिन्हें चेरो वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। स्रोतों में एक नागपुरी दरवाजे का जिक्र है जिसकी वास्तुकला को बहुत खास बताया गया है। इसमें ऐसा क्या है? कहा गया है कि ये मुगल राजपूत शैली में बना है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि उस दौर के कल्चरल मिक्स का सबूत है। आप कल्पना कीजिए, एक विशाल धनुषाकार दरवाजा जो मुगल आर्किटेक्चर की निशानी है, लेकिन उस पर जो नक्काशी है, जो बारीक जाली का काम है, वो राजपूताना शैली की याद दिलाता है। ये दिखाता है कि 17वीं सदी में भी चेरो राजा सिर्फ कोई लोकल ताकत नहीं थे, बल्कि वे उत्तर भारत की बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियों के साथ संपर्क में थे और उनकी कला से प्रभावित भी थे और उसे अपना भी रहे थे। तो किले राजाओं की कहानी कहते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ राजाओं का तो नहीं होता। मैंने लातेहार के 2 ऐसे नायकों के बारे में पढ़ा है जिनका नाम 1857 की क्रांति से जुड़ा है, नीलांबर और पीतांबर। वे उनकी कहानी को इजाद करना बहुत जरूरी है। जब हम 1857 की क्रांति के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में दिल्ली, मेरठ या झांसी का ख्याल आता है, लेकिन नीलांबर पीतांबर की वीर गाथा हमें याद दिलाती है कि ये आजादी की लड़ाई भारत के जंगलों और गांव में भी उतनी ही शिद्दत से लड़ी जा रही थी। वे भोक्ता जनजाति के प्रमुख थे, है ना? और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था। हाँ, और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध क्यों चुना? क्योंकि वे यहाँ के भूगोल को, यहाँ के जंगलों और पहाड़ियों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। उन्होंने अपनी जमीन की ताकत को ही अपना हथियार बनाया। उन्होंने पलामू और उसके आसपास के इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। हालांकि कर्नल डॉल्टन की सेना ने इस विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया और उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी वीरता आज भी यहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह वीरता सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि यहाँ की परंपराओं में भी जिंदा है। मैंने एक बहुत ही अनोखे त्योहार के बारे में पढ़ा, जनी शिकार। ये क्या है? जनी शिकार एक असाधारण परंपरा है। ये हर 12 साल में सिर्फ एक बार होती है। इसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनकर हथियार लेकर शिकार के लिए निकलती हैं। महिलाएं शिकार करती हैं? ये तो समाज में जो भूमिकाएं हैं उनके बिल्कुल विपरीत है। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कथा है। कहा जाता है कि कई सदियों पहले जब इस क्षेत्र के पुरुष दुश्मनों से लड़ने के लिए बाहर गए हुए थे, तब दुश्मनों ने गांव पर हमला कर दिया। उस समय महिलाओं ने ही पुरुषों का वेश धारण कर हथियार उठाए और दुश्मनों को खदेड़ दिया। उसी जीत की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह महिलाओं की शक्ति, उनके साहस और समुदाय की रक्षा में उनकी भूमिका का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि आदिवासी समाजों में महिलाओं का स्थान अक्सर मुख्य धारा के समाजों से कहीं ज्यादा मजबूत और बराबर का रहा है। कमाल है। ये तो वाकई एक जीती जागती विरासत है। और संस्कृति का एक और पहलू है वहां की कला। स्रोत बताते हैं कि लोग बांस, महुआ और केंदू पत्तों से सुंदर चीजें बनाते हैं। ये उनकी क्रिएटिविटी और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे जंगल से जो कुछ भी लेते हैं उसे कला में बदल देते हैं। बांस की टोकरियां, महुआ के फूलों से बनने वाले पकवान और पेय
और केंदू पत्तों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने से लेकर पत्तल बनाने तक में होता है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलती है, उसका शोषण नहीं करती। तो चलिए अब इन लोगों को आंकड़ों के जरिए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 7.25 लाख थी। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो ये है कि 93% आबादी ग्रामीण है। और यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि लातेहार का जीवन आज भी गांवों, खेतों और जंगलों के इर्द गिर्द घूमता है। शहर का प्रभाव यहाँ बहुत सीमित है। और इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा आंकड़ा है यहाँ की जातीय संरचना का। लगभग 45.5% आबादी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है और 21.3% अनुसूचित जाति यानी एससी है। यानी 2/3 से ज्यादा आबादी इन समुदायों से आती है। हाँ, जिसमें उरांव, चेरो और खरवार प्रमुख जनजातियां हैं। इसका जमीनी मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर दिखता है? उसका मतलब है कि यहाँ की सामाजिक संरचना, त्योहार, मान्यताएं और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली पर भी आदिवासी परंपराओं का गहरा असर है। जैसे धर्म के आंकड़ों में हमें करीब 18% लोग सरना या अन्य धर्मों को मानने वाले दिखते हैं। सरना धर्म जो है वो प्रकृति की पूजा पर आधारित है, जहाँ जंगल, पहाड़ और नदियों को देवता माना जाता है। ये दिखाता है कि लोगों का पर्यावरण के साथ रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं बल्कि आस्था का है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों में एक चिंताजनक बात भी दिखती है। साक्षरता दर सिर्फ 59.5% है और महिलाओं और पुरुषों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। महिलाएं करीब 49% और पुरुष 70%। और ये फासला इस क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसका सीधा मतलब है कि आधी आबादी शिक्षा के अवसरों से वंचित रह रही है, जो उन्हें स्वास्थ्य, रोजगार और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने से रोकता है। और फिर विकास की योजनाओं का लाभ उन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। विकास की बात आई है तो अर्थव्यवस्था पर भी नजर डालते हैं। हमने प्रकृति, जंगल और संस्कृति की बात की, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था असल में किस पर टिकी है? लातेहार विरोधाभासों की भूमि है। एक तरफ यहाँ की 37% से ज्यादा आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर खेती और वन उपज पर निर्भर है, लेकिन दूसरी तरफ इसी जमीन के नीचे खनिज का अकूत भंडार है। कोयला, बॉक्साइट, लेटराइट, डोलोमाइट। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां खनन कर रही हैं। तो ये तो एक क्लासिक द्वंद्व हो गया। एक तरफ वो अर्थव्यवस्था है जो जंगल को बचाकर चलती है और दूसरी तरफ वो जो जमीन को खोद कर चलती है। बिल्कुल। और लातेहार का भविष्य इसी द्वंद्व के समाधान पर टिका है। खनन से रोजगार और राजस्व आता है, लेकिन साथ ही पर्यावरण का विनाश, विस्थापन और पारंपरिक जीवन शैली का खत्म होना भी एक सच्चाई है। सवाल यह है कि क्या दोनों में कोई संतुलन संभव है? क्या बॉक्साइट की खदानें और सरना के पवित्र जंगल एक साथ मौजूद रह सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा। अच्छा, अगर किसी को इस खूबसूरत और जटिल जगह पर पहुंचना हो तो क्या रास्ते हैं? यहां पहुंचना मुश्किल नहीं है। सड़क मार्ग से NH-75 है जो इसे राजधानी रांची और मेदिनीनगर से जोड़ता है। रेल नेटवर्क भी अच्छा है। बरवाड़ी, लातेहार और टोरी यहाँ के प्रमुख स्टेशन हैं। और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, जो करीब 170 किलोमीटर दूर है। तो कनेक्टिविटी मौजूद है। तो कुल मिलाकर लातेहार सिर्फ एक जिला नहीं, ये एक कैनवस है जिस पर प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर और शक्तिशाली रंग भरे हैं। इतिहास ने वीरता और संस्कृति की कहानियां लिखी हैं और आज का समय विकास और संरक्षण के बीच के सवाल खड़े कर रहा है। ये झरनों, बाघों और किलों की भूमि है। जोहार लातेहार। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में देखा, लातेहार प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से बेहद अमीर है और यहाँ एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है जिसका जीवन, संस्कृति और आस्था सब कुछ इसी प्रकृति से जुड़ा है। तो यहाँ सोचने वाला सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विकास और पर्यावरण में संतुलन कैसे बने। असली सवाल ये है कि इस क्षेत्र के लिए विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए। क्या विकास का मतलब सिर्फ खदानें, कारखाने और सड़कें हैं, या फिर विकास का मतलब उस अनूठी संस्कृति, उस पारंपरिक ज्ञान और उस पर्यावरण को संरक्षित करते हुए लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, जिसने इस जगह को इसकी असली पहचान दी है। एक जगह अपनी प्राकृतिक संपदा का उपयोग अपनी आत्मा को खोए